अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शीरी जामी। कहते हैं भूखे को चांद में भी रोटी नजर आती है। पाकिस्तान में भी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने कुछ इसी किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 1999 में 31% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे, लेकिन आज सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। पाकिस्तान की निस्फ से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इन हालात में एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो चुका है, ये इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त जिन मसाइल का सामना है उनमें गुर्बत और महंगाई सरी फहरिस्त हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में 31% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज 2012 में पाकिस्तान की निस्फ से ज़ायद आबादी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। देही इलाके शहरों की निस्बत गुर्बत का ज़्यादा शिकार है। इसके बावजूद शहरी आबादी का 40% पसमानदा तरीन इलाकों में रहने पर मजबूर है। सच तो ये है कि पाकिस्तान में आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल तरीन मसला बन चुका है। फाका कशी लोगों को खुदकशी और जराइम की जानिब ले जा रही है। इस तबाही और बर्बादी की जड़ें आपको दूर दूर तक फैली मिलेंगी। जरा रोजमर्रा की अशिया पर नजर डालिए, आप हैरान रह जाएंगे। निगरानी का मौसर निज़ाम न होने के बायस ग़िज़ाई अशिया दिन ब दिन आम आदमी की पहुँच से दूर हो रही हैं। 2007 में 13 रुपए फी किलो मिलने वाला आटा तकरीबन 3 गुना महंगा हो चुका है, यानी 36 रुपए फी किलो। यही हाल चीनी का है। 5 साल पहले 21 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी आज 60 रुपए फी किलो दस्तयाब है। दूध 32 रुपए फी लीटर से बढ़कर 75 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया और खुर्दनी तेल ने 80 रुपए फी लीटर से 190 रुपए फी लीटर पर जस्त लगा ली। गोश्त 250 से 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद अगर ये ज़मीन अपने लोगों की भूख नहीं मिटा सकती तो इसकी वजह महज हुकूमती नाअहली और बुनियादी मसाइल की जानिब से मुजरिमाना गफलत है। फलाही रियासत का तसव्वुर महज तसव्वुर ही रह गया। इसके बावजूद मायूसी के इस अंधेरे में कहीं रोशनी भी है। कोई है जो इस तारीकी को मिटाने की कोशिश कर रहा है। आइए हम उनसे मिलते हैं। हम इस वक्त परवीन सईद साहिबा के साथ उनके इदारे खाना घर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा, कैसी हैं आप? 3 रुपए में खाना, महंगाई के इस दौर में आप 3 रुपए में खाना फराहम कर रही हैं, ये किस तरह मुमकिन हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब खाना घर बनाया था तो 2 रुपए में देना शुरू किया था और सोच ये थी कि लोग ख़रीद के खाएं ना। इतने फ्री में तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाता है, लेकिन हमारा मकसद ये था कि लोग ख़रीद के खाएं और इसकी कीमत भी ऐसी हो कि जो हर एक की पहुंच में हो, क्योंकि मौजूदा महंगाई बेरोज़गारी में इंसान 2 वक्त के खाने से भी महरूम हो गया था। तो इसलिए ये एक रकम रखी गई कि लोग ख़रीद कर आसानी से खा सकें। अच्छा, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि भूख जराइम को जन्म देती है, उसका खात्मा ज़रूरी है। ये बताइए, इस खाना घर के बनाने का ख्याल आपको किस तरह आया? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आज से हमने 10 साल गुजर गए, उस वक्त हमने जब खाना घर बनाया था तो एक माँ ने अपने 2 बच्चों को इसी भूख के हाथों ख़त्म कर दिया था। 3 साल और 4 साल के 2 बच्चे थे जो खाना नहीं दे पाई, तो माँ ने अपने बच्चों को मार दिया था। वो एक ऐसा वाक़या था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मैं भी एक माँ थी, तो माँ होने की हैसियत से क्या, मैं अगर कोई मसले मसाइल होंगे तो अपनी औलाद को, तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि माँ की मोहब्बत भी जो है ना, इस भूख के सामने बिल्कुल बेबस है। तो बस वही एक वाक़या था जिसने मुझे इस मकाम में पहुँचाया कि हम एक खाना घर बनाएं। तो आपने खाना घर की इब्तिदा किस तरह की है? उसकी मतलब ये कोई एक मेरे जहन में बहुत बड़ा तसव्वुर नहीं था। मैंने सोचा था कि हम अपने घर से ना 2-4 लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है कि एक बड़ी तादाद इन गरीब बस्तियों में मौजूद थी जो 2 वक्त का खाना जिनको चाहिए था। और बस इसी बात में बस
उसको बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, तो एक ये भी था कि एक जगह बना ली जाए, वहाँ आप 2 रुपये में खाना जो दे रही हैं वहाँ दीजिए, ताकि ज़रूरतमंद उस मुकाम पर आए। तो उस वक्त तो कोई वसाइल भी नहीं थे, कोई ऐसा नज़रिया भी नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हमने खाना घर का इब्तिदा कर दिया, 2 रुपये में देना शुरू किया, तो उस वक्त एहसास हुआ कि ये एक बड़ा मसला है और लोग बड़ी तादाद में इस तरफ रुजू कर रहे हैं। तो बस फिर काफ़ी अर्से तक तो मसाइल रहे, लेकिन फिर उसके बाद जब आप टीवी पर और उस पर आपके खाना घर की प्रमोशन होती। तो कोई खाना घर की इब्तिदा आपने अपने घर से की? जी जी बिल्कुल। तो घर से आप खाना पका के ले जाती थी? घर में खाना पकाती भी थी, आसपास में जो लोग रहते थे उनको बुला भी लेती थी, या किसी के घर में चले गए। मुझे पता होता था कि 8-10 घर है, आज से ये कोई 22-23 साल पहले की बात है, जब सरजानी बसा भी नहीं था। उस वक्त मैं यहाँ रिहाइश की थी और मेरी पैदाइश तो PCHS ब्लॉक 2 की है, मेरी पढ़ाई भी उन्हीं इलाक़ों की है। लेकिन शादी करके मैं जब दूसरे इलाके में आई तो फिर मैंने अचानक फ़ैसला किया था कि मुझे जाना है कहीं शहर से बाहर। तो बस इसका इंतखाब किया और आज अंदाज़ा हो रहा है कि अल्लाह ने कोई काम लेना था, तो वरना तो हम भी शहर में रहते, वहाँ के मसले मसाइल को वही समझते, तो गरीबों के मसाइल को नहीं समझ। जब तक कि आप इनके दरमियान में नहीं रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, आप उनके मसाइल को नहीं समझ सकते। परवीन सईद साहबा, इस वक्त आप कितने आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप ये खाना फराहम कर रही हैं? देखिए, हमने जो हमारे छोटे से वसाइल हैं, कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है, लेकिन हम बहुत आहिस्तगी से कदम बढ़ा रहे हैं। और उसमें हमारे 2 मेन खाना घर हैं, एक खुदा की बस्ती में जहाँ अभी आप बैठे हैं जी, और दूसरा कोरंगी में किया है। अब ये 2 सेंटर बनाकर तमाम लोगों को यहाँ एडजस्ट करना, रोटी पकाने वाला, खाना पकाने वाला, देने वाला, पेड़े बनाने वाला, उसमें एक बड़ा अमाउंट आपका लगता है। तो फिर हमने एक कोशिश की, एक छोटी सी गाड़ी ले ली, उसके अंदर हमने जो है फिर वो मुख्तलिफ़ आबादियों का इंतखाब किया, जो गरीब आबादियाँ थी, मज़दूरों की आबादियाँ थी। तो वहाँ अब 3 हमारे यहाँ खुदा की बस्ती में हो गए हैं और 3 ही पिकअप पॉइंट्स हमारे कोरंगी में हो गए। इस तरह 6 पिकअप पॉइंट्स हम चला रहे हैं और 2 मेन खाना घर। तो ये वक्त के साथ साथ 10 साल का अर्सा लगा इस जगह पहुँचने में, और चीज़ें बढ़ती गई। अच्छा, इस वक्त यहाँ आपका कितना स्टाफ है? हमारे 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। क्या क्या करते हैं? रोटी पकाते हैं? रोटी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, एक ड्राइवर है जो लेकर जाता है, पेड़े बनाने वाला, टिक्की बनाने वाला और एक सर्व करने वाला। यहाँ कब से ये शुरू होता है? सुबह से खाना तैयार होना तो जाहिर है, आते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, हाँ। फिर खाना बनता है, खाना पकने लगता है, फिर इतनी देर में आटा गूंद लेते हैं, फिर पेड़े बना लेते हैं, क्योंकि पेड़े जितने तैयार होंगे उतनी जल्दी रोटियाँ निकलेंगी। तो बस वो सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू होता है। और रात ये कब तक? 9 साढ़े 9 बजे। 9 साढ़े 9 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। सर भाई, ये बताइए, यहाँ अंदाज़न कितने लोग रोज़ाना आते होंगे? देखिए, हमारे तमाम पॉइंट्स पे जो हमने अंदाज़ा किया है कि अपने कम वसाइल में रहते हुए हम इस वक्त 2000 अफराद को जो है ना खाना दे रहे हैं। अच्छा, 2000 अफराद तकरीबन आपके तमाम पॉइंट्स पे उनको खाना फराहम किया जाता है। अच्छा, तो ये 3 रुपए में खाना जो होता है उसमें क्या चीज़ होती है? रोटी और सालन? देखिए, रोटी एक दिन दाल होती है, एक दिन सब्ज़ी होती है, एक दिन छोले का सालन होता है, एक दिन कड़ी होती है, फिर दाल आ जाती है, और हर संडे को यहाँ गोश्त पकता है। अच्छा, हर संडे को गोश्त पकता है, ठीक है। तो ये कि तब्दील होता रहता है मेनू। कोशिश करते हैं कि वो खाना दें जो थोड़ी सी उनको तक़वियत भी दे, ताकत भी दे। छोले पकाने का मकसद ही यही है कि उसके अंदर तमाम मिनरल्स, तमाम चीज़ें एक अच्छी ग़िज़ा की शामिल होती हैं। तो ये कोशिश अपनी कर रहे हैं, ये कि अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और इसके अलावा सालन की प्लेट कितने की होती है? नहीं, यहाँ सिर्फ रोटी की कीमत है। हाँ, एक अगर रोटी के साथ 1 प्लेट सालन है तो वो 3 रुपए में ही मिलेगा। वो सालन उसके साथ ही होगा। अच्छा, परवीन साहिबा, इतने कम वसाइल में रहते हुए जब आप ये काम कर रही हैं, कुछ आप हमें अखराजात के बारे में बताइए कि आपके कितने अखराजात हो जाते हैं? महीने भर में कितना अंदाज़न आपका ख़र्चा होता है? देखिए, हमारे जो अखराजात हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि जो फ़ौरन हम उसको कैलकुलेट करें कि हमारे पास इतना फ़ंड आ रहा है या इतनी चीज़ें हमारे साथ हो रही। हमारे पास जितने भी वसाइल होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हमारा एक दिन के दाल का ख़र्चा जो है यहाँ तकरीबन 20,000 रुपये है।
अच्छा, रोज़ का ना, अगर हम कितना दाल है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। हाँ ठीक। उसमें हमारी दाल है, आटा है, मसाले हैं, तेल, मतलब एवरीथिंग इसमें शामिल होती है। 20 से 22 भी हो जाता है, 18 भी हो जाता है। दाल, कुछ दालें महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, तो ये हमारा होना ही होना है। अच्छा, और इसमें जो आटा भी शामिल है? जी जी, सब। और जो हमारे पास 3 रुपए से आ रहा है, तो जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको रोज़ के रोज़ पे करते हैं, ताकि वो भी एक मज़दूर तबका है, वो भी, इनके भी घर के अखराजात हैं, तो हम उससे उनकी तरफ लगते हैं। और जो हमारे पास आ रहा होता है, क्योंकि इसमें अब जाकर जो है अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे अच्छे लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। ज़ाहिर है हमारा महीने के लाखों में बजट चला गया है, तो हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि ऐसे अच्छे इनफरादी तौर पर, कोई लोग ये कहें कि जी कोई इदारा या कोई हुकूमती अनासर, कोई हमारे साथ नहीं है। सिर्फ आम लोग हैं जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना, 2 वक्त का खाना है। वो मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्तगी के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यानी ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को आपके काम का अंदाज़ा हो रहा है, मालूम हो रहा है, और वो इसमें आपका हाथ बटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के साथ मिले हैं तो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। परवीन साहब, 11 साल से आप इस इदारे को रन कर रही हैं, इदारा आप चला रही हैं। ये बताइए, इस दौरान आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? कुछ मुश्किलात भी यकीनन दरपेश हुई होंगी। ज़ाहिर है, एक पाकिस्तानी आम खातून में तो हमेशा अपने आप के साथ ये लफ्ज़ लगाती हूँ कि जब वो बेड़ा उठा सकती है, वो एक कदम बढ़ा सकती है, तो अल्लाह ने कितना साथ जोड़ा है कि आप एक से सोच रहे थे, आपको हज़ारों लोगों को खाना खिलाने का अल्लाह ताला बंदोबस्त करा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ मसाइल तो बहुत आए, बहुत तरह के मसाइल आए। ज़ाहिर है आटा बढ़ गया, उसकी कीमतें बढ़ गई। जब हमने शुरुआत की थी तो 450 रुपये की बोरी 2 मन की ली थी, आज 50 किलो की बोरी जो है 1550 की है। तो आप देखें कि कीमतों में बड़ा नुमाया फ़र्क आया है और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। तो ज़ाहिर है कि उससे जो आपके पास वसाइल हैं और आपकी जो महंगाई का है, वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तो बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि ये जो चीज़ है, खाना देना और लोगों तक पहुंचाना, ये खालिसतन अल्लाह का काम है और वही इसमें आसानियां पैदा करता है। हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं कि हमें ये काम करना है, लेकिन असल कुव्वत वो है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों के रवैये से मुतमईन हैं? देखिए, लोगों के रवैये तो, आम लोगों के रवैये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी गुर्बत है कि अगर आप खड़े हो जाएं और कहें कि ये आटा ले लें, तो वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन उस आटे के हुसूल के लिए वो पत्थर भी मारेंगे, आपको धक्के भी देंगे, इसलिए कि मैं अहम नहीं हूँ, वो आटा अहम है जो उनके बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा। नहीं तो मतलब आप ये समझती हैं कि इस आटे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक पहुँचना चाहिए, इस खाने को? बहुत सारे लोग मुंतज़िर हैं, बहुत सारी आबादियाँ मुंतज़िर हैं जिन तक हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम तो कहते हैं कि आएँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारे नज़रिए को लेकर लोग आगे बढ़ें। कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे लाहौर में कहा किसी ने, मंडी बहाउद्दीन में कहा, मुल्तान में कहा, लेकिन मैं ये कहती हूँ आप चले ठीक है, मैं आ जाती हूँ, सेटअप करा देती हूँ, आप कितना टाइम देंगे? मैं अपनी उम्र का इतना हिस्सा गुजार दिया, मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ, रात के 2 बजे भी सो रही हूँ, 3 बजे भी, ज़ाहिर है हिसाब किताब करना कर। तो आप टाइम देने वाला नहीं है तो ये नहीं चल सकता, यानी कोई नज़र रखने वाला हो ना। देखिए, आप आई, आपने खाना पकवा दिया, आप जाके घर में सो गई, तो आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। आपकी इसकी तमाम बारीकियों को, लोगों को मिल रहा है, अच्छा खाना पक रहा है, नहीं पक रहा है, क्या मसाइल है, रोटी सही है, नहीं है। 3 रुपए का देने का मकसद ये नहीं है कि जैसा चाहे पका ले और जैसा चाहे खिला दें। निगरानी की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो ये मसाइल तो बहुत सारे हैं। बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा। अब हम यहाँ नाज़रीन काम करने वाले लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। नाज़रीन, हम इस वक्त खाना घर के किचन में मौजूद हैं और यहाँ काम करने वाले लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? शौकत अली। आप यहाँ क्या काम करते हैं? तंदूर। आप रोटी बनाते हैं, तंदूर पे काम करते हैं। अच्छा, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से आप ये काम करें। अच्छा, अंदाज़न कितनी रोटियाँ आप रोज़ बना लेते होंगे? अंदाज़ा तो कोई भी नहीं है, यहाँ 2 कट्टे आटे के लग जाते हैं। अच्छा। 2 मन 20 किलो आटा निकल जाता है।
कितनी देर तक मतलब सुबह से आ जाते हैं आप? हम सुबह में आते 9 बजे। अच्छा, और जाते कब हैं आप? रात को 9 बजे। 9 बजे से 9 बजे तक आप होते हैं रोज़ाना? यहाँ बस ये कि सुबह आए 9 बजे, तैयारी वारी की तंदूर की, 11 साढ़े 11 बजे रोटी शुरू कर दी। थोड़ी 2-3 गोठों की रोटी वो लगाई, फिर उसके बाद यहाँ शुरू कर दी 12 बजे। फिर 3 बजे तक करे, 3 बजे बाद फिर छुट्टी है, फिर शाम को मगरिब के बाद फिर शुरू करेंगे। रात को 9 बजे फिर खाना घर बंद कर देते। अच्छा, जी। तो आप यहीं रहते हैं खुदा की बस्ती में? नहीं, नूरदीन गोड में। वहाँ से रोज़ आप आते हैं? अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि आप यहाँ आते हैं 9 बजे से 9 बजे, गुजारा हो जाता है? शुक्र है मालिक। अच्छा, खासी महंगाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी नौकरी से मुतमईन हैं। यहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं उससे बिल्कुल मुतमईन हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ बख्श। आप यहाँ रोज़ाना आते हैं? रोज़ाना मैं रोटी इधर खाता हूँ। होटल के साथ मोची का दुकान है, गरीब लोग हैं, बहुत खाते हैं। अच्छा, आप यहाँ यहीं काम करते हैं? मोची की दुकान है हाँ, आपकी? मोची की दुकान है ना। कैसा खाना होता है यहाँ का? खाना अच्छा होता है, गोश्त भी होता है, दाल भी होती है, सब चीज़ होती है, ये बात नहीं है, अच्छा है। अच्छा, तो इस महंगाई के दौर में आप महंगाई के दौर में अच्छा है, गरीब लोग ऐसे ना गुजारते हैं। ये मजदूरी तो है नहीं, मुझे इतना 3 रुपए मिलती है, रोटी सालन मुफ्त मिलता है, अच्छा सालन होता है। आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं, बड़े खुश हैं। गरीब लोग भी बड़े खुश हैं, बड़े रश होता है। अच्छा, आइए हम किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आप यहाँ रोज़ आती हैं खाना हाँ, खाने? अल्लाह का शुक्र, रोज़मर्रा आती हूँ बाबू। अच्छा, कैसा होता है खाना? बहुत अच्छा होता है। अल्लाह इन्हों को इतना दे, बहुत ज़्यादा दे भाई, हमारा पेट भर जाता है, हम भूखे नहीं मरते। अल्लाह का शुक्र, सालन रोटी सब अच्छी मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर पे? और तो बेटा बहू है, हम हैं दोनों बुढ़ा बुढ़ी, बस हम ही खाते हैं। अच्छा, आप और आपके शौहर? हाँ, हम ये वो अपना अलग खाते हैं, हम अपने यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। खाना सही होता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है बाबू, मज़े का। अम्मा करीब रहती हैं आप? करीब रहते हैं। अच्छा, तो आप और आपके शौहर रोज़ाना यही हाँ, होते हैं? हाँ। अच्छा, क्या अभी तो कोई काम नहीं करते? काम नहीं करते ना, एक तो सुनता नहीं है, दिखता भी नहीं है आंखों से। अच्छा, हाँ, तो यहीं से गुजारा हो जाता है हमारा भाई। तो ये सहूलत आसानी हो जाती है आपको? हाँ, यहीं से ले जाती हूँ। महंगाई कितनी है? बस पूछो मत, अल्लाह का शुक्र। महंगाई से अल्लाह का शुक्र, मैं इतना कम इनको इतना दे, हद से ज़्यादा दे दे, जो सब दुनिया का पेट भरे, हमारे पेट भरे। अल्लाह का शुक्र है, हम तो इसी से गुजारा हो रहा है मेरा तो बाबू। अच्छा अम्मा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस वक्त परवीन सईद साहिबा के घर पर मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। परवीन साहिबा, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। ये बताइए कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी गुजरी? ठीक है, मेरी पैदाइश जो हुई वो PCTS ब्लॉक 2 में थी। मेरे वालिदैन इंतहाई खलीक, मोहब्बत करने वाले, बेहतरीन वालिदैन में उनका शुमार होता है। आपके वालिद साहब? जी, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सईद, और बहुत शफीक वालिद, बहुत मोहब्बत करने वाले, और यही तो मैं आज कर रही हूँ। वो मेरे वालिदैन की तालीम, तरबियत, उनका अमल जो वो अपने ख़ानदान के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ करते थे, वही कुछ हम सीख कर आज इस मुकाम पर आए। तो ये कि तालीम के द्वार से मैंने मॉडल स्कूल PCTS से ही वो किया है, मैट्रिक किया था। तो शुरू से बहुत एक्टिव थी, स्कूल में भी ड्रामों में हिस्सा लेना, तकरीरों में हिस्सा लेना, यूनियन में बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करना। और बचपन कैसा रहा? बचपन बहुत शरारती। अच्छा, गोलियाँ खेलना, क्रिकेट खेलना, पतंग उड़ाना, बड़े अच्छे। कितने बहन भाई थे आप? हम 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। अच्छा, आपका नंबर कौन सा है? मेरा चौथा नंबर है। सबसे बड़े 3 हैं, फिर मेरा है, फिर मेरे 2 छोटे भाई। तो क्या यही मसरूफियत रहती थी? खूब आप बहुत एक्टिव हुआ करती थी? बस वालिदैन के ज़माने में पढ़ना होता था, पढ़ाई की, बस घूमे फिरे, खाया पिया, वो रहा। लेकिन मेरे वालिदा मुझे बताती थी कि जब मैंने ये खाना घर यहाँ इस इलाके में आने का सोचा था, तो उस वक्त मेरी वालिदा कहती थी कि ये शुरू से ही इसका मिजाज ऐसा था कि किसी ज़ईफ़ को देख लिया तो हाथ पाँव दबाना, उसके हाथ सर में तेल लगा देना, उसको हाथ पकड़ के उसके घर तक गली में है तो
तो ये आपके फितरत में होता है कि जब आप अल्लाह के बंदों के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो चीज़ आपके बचपन से आपकी जबलत में, आपकी फितरत में शामिल होती है। तो यही है कि जितने लोगों तक फैज़ पहुंचा सके, जितने लोगों तक खाना को पहुंचा सके, क्योंकि ये एक भूख बड़ी जालिम चीज़ है। इस जुल्म को ख़त्म करना है। एक आम मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप किसी ख़वास की तरफ नहीं जाइए। ख़वास के पास तो हज़ारों वसाइल हैं, हज़ारों चीज़ें, लेकिन कुछ करने की आपके अंदर लगन होनी चाहिए। फैमिली लाइफ के बारे में जी हाँ, मेरे वर्किंग वुमेन जी काम करती हैं रोज़ाना। मुझे ये बताइए कि घर के साथ ये घर से बाहर की मुझे मसरूफियत है, उसको मैनेज करना आसान होता है? नहीं, मुश्किल है, लेकिन जब आप मेरी फैमिली बहुत छोटी है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है, एक अभी BBA कर रही है बहरिया यूनिवर्सिटी से। तो ये बहुत छोटी फैमिली। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके हस्बैंड से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके घर में सुकून है, आप मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से रह रहे हैं अपने घर में, तो फिर आपको अगर सपोर्ट करे, आपके बाहर के कामों में आपका शौहर आपका साथ दे रहे हों, आपको गाइडलाइन दे रहे हों, तो फिर आप बहुत आसानी के साथ काम कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जो औरत की ज़िंदगी में होता है वो उसके शौहर होता है, और सबसे बड़ी कामयाबी की वजह भी होती है। तो आज जाहिर है मेरी जो कामयाबी का बहुत बड़ा हाथ जो है, जो हिस्सा है, खालिद सही साहब हैं जो, हाँ जी, बस उन्हीं के साथ जा रहा है, उन्हीं के साथ जाता है। खालिद साहब ने भी कराची यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स इंटरनेशनल रिलेशन में किया। फिर शुरू से ही लिखने पढ़ने वाले थे। पूरी उनकी फैमिली सहाफ़त से वाबस्ता रही है। इनके बड़े भाई, भाभी, बहन, खुद, ये लोग सब सहाफ़त से वाबस्ता रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और बाहर के अखबार को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। आपके शौहर आपने बताया भी माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, कहाँ काम करते हैं? वो बांग्लादेश का अखबार है जॉनो कॉन्फो, उसमें वो लिखते हैं। और यहाँ भी मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखे, लेकिन जो जॉब है, जो जिससे घर चल रहा है, वो वहाँ हमेशा से उन्होंने बांग्लादेश के अखबारात के लिए, मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए लिखते रहे। अभी भी मुख्तलिफ़ जो घर का गुजारा होता है, ये जो घर की एक होती है ना आपकी अर्निंग कहाँ से हो रही है, तो वो मेरी शौहर की वहीं से है। हम लोग ये बताइए मुस्तक़बिल के बारे में आपकी क्या प्लान है? अब हमने एक हॉस्पिटल उस 51E रीसेटलमेंट, लियारी रीसेटलमेंट में कायम कर लिया है और ख्वाहिश है इसके लिए। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से कहूँगी कि आप हमारा साथ दें। हम वही जिस तरह 3 रुपये और 2 रुपये में हमने शुरुआत की थी, इसी तरह हम चाहते हैं कि एक छत के तले तमाम सहूलतें यहाँ के मरीज़ों को मैसर आएँ, अच्छा इलाज हो, उनको अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे है, तमाम ऑपरेशन थिएटर है। तो ये कि हमारी बिल्डिंग कंप्लीट है, फर्नीचर भी आ गया है, लेकिन थोड़ा सा ऑपरेशन थिएटर के लिए हमारे पास फंड नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें सपोर्ट किया तो हम इस मुकाम पर पहुँचे। इंशाल्लाह आपकी बात यकीनन हमारे नाज़रीन तक पहुँच गई होगी और यकीनन कार्य खैर में हिस्सा लेने इंशाल्लाह। इसी तरह हुनर घर है हमारा, उसमें बच्चियों के लिए मैंने ख़ास तौर पर एक प्लान किया था कि उनको कंप्यूटर लिटरेसी दी जाए, ताकि जब वो मैट्रिक एंटर करके घरों से बाहर निकलती हैं तो सबसे पहला सवाल ही ये होता था कि आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है, कितना आप कर सकती हैं। तो पहला एक हमने काफ़ी साल पहले एक बैच निकाला था, लेकिन फिर एक NGO के साथ हमारा ये काम शुरू हुआ था, लेकिन वो फिर हम सारे साथ कंटिन्यू नहीं रह सके। लेकिन हमारा ये है कि हम छोटे छोटे हुनर उन इलाक़ों के बच्चों के सिखाने का हमारा भी प्लान भी है और कुछ सिखा चुके हैं। इसी तरह इंसाफ है कि इस छोटे छोटे इलाक़ों में लोगों को पता ही नहीं रहता, मियाँ बीवी लड़ रही है, एक हंगामा हो गया, बच्चे कोई छीन रहा है, कोई ले रहा है, किसी को नहीं पता होता कि इसका हक़ क्या है। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल की जो शरीयत है उसको ही नहीं समझते, तो कानून, हमारे मुल्क के कानून को क्या समझेंगे। अच्छा, यानी दवा घर और खाना घर के बाद दवा घर है और अब इंसाफ है। परवीन साहिबा, मुझे बताइए, हमारे नाजरीन को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी शख्स अपने आप को कमज़ोर ना समझे। हमेशा मैं कहती हूँ एक कदम उठाइए, एक कदम बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है उसके लिए लाखों करोड़ों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, लेकिन एक अच्छा काम करने का आगाज़ कीजिए। जिस तरह मैंने खाना घर के जब आगाज़ किया था तो मेरे नज़दीक ये था कि 2-4 लोगों तक,
लेकिन वक्त के साथ साथ वो काम बढ़ता चला गया, लोग आगे आते रहे, लोग मिलते रहे, कारवां बनता रहा। तो ये कि हर जगह अपनी सलाहियतों को सामने लेकर आएँ, अपने इर्द गिर्द में नज़र डालें, कोई मसले क्या हैं उनको अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। आज के दौर में कोई हुक्मरान, कोई सियासी जमात आपके मसाइल को हल नहीं करेगी। आप अपने मसलों को खुद हल करने की तरफ जाइए, और यही एक जीना है। जब आप दूसरों के लिए जीते ना, तो फिर आप जीते हैं, और अगर आप दूसरों के लिए नहीं जिया तो फिर आपकी मौत चाहे आम अंदाज में हो या किसी दूसरे अंदाज में, तो जीना इसी को कहते हैं कि आप दूसरों के लिए जिए। नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई परवीन सईद साहिबा से, और हमने ये जाना कि इंसानी अज़्म और हौसले के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी रेत की दीवार साबित होती है। परेशानियों और मुश्किलात से लड़कर ज़िंदा रहने का फ़न हर किसी को नहीं आता। आइंदा आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, नए अंदाज में। जीने की लगन की टीम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।